नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई के लिखे कुछ लेख। वैष्णव की फिसलन। वैष्णव करोड़पति है। भगवान विष्णु का मंदिर, जायदाद लगी है। भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गादी तकिए वाली बैठक में बैठकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने भगवान विष्णु वल्द ना मालूम को, ऐसा जो कि वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है, पर वह मिल नहीं रहा। मिल जाए तो वल्दियत ठीक हो जाए। वैष्णव के पास नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया है। कई एजेंसियां ले रखी हैं, स्टॉकिस्ट हैं। जब चाहे माल दबाकर ब्लैक करने लगते हैं, मगर 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी नागा नहीं करते। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी हैं। 1 नंबरी होते तो शायद ऐसा नहीं करने देते। वैष्णव सोचता है, अपार नंबर 2 का पैसा इकट्ठा हो गया है, इसका क्या किया जाए। बढ़ता ही जाता है। प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या किया जाए। वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा 2 नंबर का धन इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसका क्या करूं? आप ही रास्ता बताइए। मैं इसका क्या करूं? प्रभु, कष्ट हरो सबका। तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख। तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया। बहुत अच्छे कमरे, खूबसूरत बाथरूम, नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियां, बाहर बढ़िया लॉन, ऊपर टेरेस गार्डन। और वैष्णव ने खूब विज्ञापन करवाया। कमरे का किराया 30 रुपया रखा। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया। भोजन कैसा होगा? उसने सलाहकारों से कहा, मैं वैष्णव हूं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा। शुद्ध घी की सब्जी, फल, दाल, रायता, पापड़ वगैरह। बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, बड़े अफसर और बड़े सेठ। वैष्णव संतुष्ट हुआ। पर फिर वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले थोड़े असंतुष्ट हैं। एक दिन एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बड़े तैश में वैष्णव के पास आया। कहने लगा, इतने महंगे होटल में हम क्या ये घास पत्ती खाने के लिए ठहरते हैं? यहाँ नॉनवेज का इंतजाम क्यों नहीं है? वैष्णव ने जवाब दिया, मैं वैष्णव हूं, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूं? उस आदमी ने कहा, वैष्णव हो तो ढाबा खोलो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो? तुम्हारे यहां आगे कोई नहीं ठहरेगा। वैष्णव ने कहा, ये धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा। उस आदमी ने कहा, हम भी बिजनेस में हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं हैं, न आप न मैं। वैष्णव ने कहा, पर मुझे तो ये सब प्रभु विष्णु ने दिया है। मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूं? मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूंगा। दूसरे दिन वैष्णव साष्टांग विष्णु के सामने लेट गया। कहने लगा, प्रभु, ये होटल बैठ जाएगा। ठहरने वाले कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है, पर वे मांस मांगते हैं। अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? गांधी का भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो इन होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता? उन्हें इच्छानुसार खाना नहीं मिलता, उनकी पीर तू समझ और उस पीर को दूर कर। वैष्णव समझ गया।
उसने जल्दी ही गोश्त, मुर्गा, मछली का इंतजाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे। मगर एक दिन फिर वही एग्जीक्यूटिव आया। कहने लगा, हाँ, अब ठीक है, मांसाहार अच्छा मिलने लगा, पर एक बात है। वैष्णव ने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं? एग्जीक्यूटिव ने माथा ठोंका। कहने लगा, आप कुछ नहीं समझते, मेरा मतलब है शराब। यहां बार खोलिए। वैष्णव सन्न रह गया। शराब यहां कैसे पी जाएगी? मैं प्रभु के चरणमृत का प्रबंध तो कर सकता हूं, पर मदिरा? हे राम! दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु, वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूं? वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, तू क्या होटल बिठाना चाहता है? देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस ये मदिरा है। इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है? सामवेद में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तुझे धर्म की समझ है या नहीं? वैष्णव समझ गया। उसने होटल में बार खोल दिया। अब होटल ठाठ से चलने लगा। वैष्णव खुश था। फिर एक दिन एक आदमी आया। कहने लगा, अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, हमें जिंदा गोश्त भी चाहिए। वैष्णव ने पूछा, ये जिंदा गोश्त कैसा होता है? उसने कहा, कैबरे, जिसमें औरत नंगी होकर नाचती है। वैष्णव ने कहा, अरे बाप रे! उस आदमी ने कहा, इसमें अरे बाप रे की कोई बात नहीं, सब बड़े होटलों में चलता है। ये शुरू कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। वैष्णव ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव हूं, मैं प्रभु से पूछूंगा। दूसरे दिन फिर वैष्णव प्रभु के चरणों में था। कहने लगा, प्रभु, वे लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्णावतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीरहरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है? प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिया। अब कमरे भरे रहते थे, शराब, गोश्त और कैबरे। वैष्णव बहुत खुश था। प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बैरा से कहा, इधर कुछ और भी मिलता है? बैरा ने पूछा, और क्या साहब? ग्राहक ने कहा, अरे यही मन बहलाने के कुछ कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। बैरा ने कहा, नहीं साहब, इस होटल में ये नहीं चलता। ग्राहक वैष्णव के पास गया। बोला, इस होटल में कौन ठहरेगा? इधर रात को मन बहलाने का कोई इंतजाम नहीं है। वैष्णव ने कहा, कैबरे तो है साहब। ग्राहक ने कहा, कैबरे तो दूर का होता है, बिल्कुल पास का चाहिए, गर्म माल, कमरे में। वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। दूसरे दिन वैष्णव फिर प्रभु की सेवा में गया। प्रार्थना की, कृपा निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान। मैं तो इस पाप की खान से जहां तक बनता है दूर रहता हूं, अब मैं क्या करूं? वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और पुण्य? चलने दे। वैष्णव ने बैरों से कहा, चुपचाप इंतजाम कर दिया करो, जरा पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो। अब वैष्णव का होटल खूब चलने लगा। शराब, गोश्त, कैबरे और औरत। वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा है। इधर ये भी चल रहा है। वैष्णव ने धर्म को धंधे से खूब जोड़ा है। विकलांग राजनीति। चुनाव के समय हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। मेरी टांग की कीमत भी बढ़ी। मुझे ये मुगालता है कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। ये खबर सारे विश्व में फैल चुकी है। मुझे ये सुखद भ्रम न होता तो मेरी टांग इतनी जल्दी ठीक न होती। यश की खुशफहमी का प्लास्टर ऊपर से चढ़ा लिया था मैंने।
चुनाव प्रचार जब गर्मी पर था तब मैं सहारे से लंगड़ाकर चलने लगा था। मैं दुखी था कि टूटी टांग के कारण मैं जनतंत्र को भावी रूप नहीं दे पा रहा हूं। पर एक दिन 2-3 राजनीति के लोग मेरे पास आए। वे जनता पार्टी के थे। पहले उन्होंने बड़ी चिंता से मेरी तबीयत का हाल पूछा। मैंने बताया। तब उन्होंने कहा, जरा 4 कदम चलकर बतावेंगे? मैंने लंगड़ाते हुए चलकर बताया। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, वेरी गुड, इतने से काम चल जाएगा। दूसरे ने कहा, लेकिन टांग के बाहर कुछ चोट के निशान भी दिखने चाहिए। तीसरे ने कहा, कोई मुश्किल नहीं है, हम हल्के से कुछ घाव बना देंगे। परसाई जी को तकलीफ भी नहीं होगी, ऊपर से पट्टी बांध देंगे। मैंने कहा, आप लोगों की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा, हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। आप प्रबुद्ध आदमी हैं। आप जानते ही हैं कि ये ऐतिहासिक चुनाव है। तानाशाही और जनतंत्र में संघर्ष है। इस सरकार ने नागरिक अधिकार छीन लिए हैं, वाणी की स्वतंत्रता छीन ली है, हजारों नागरिकों को बेकसूर जेल में रखा, न्यायपालिका के अधिकार नष्ट किए। जनता पार्टी इस तानाशाही को खत्म करके जनतंत्र की पुनः स्थापना करने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस पवित्र कार्य में आपका सहयोग चाहिए। मैंने पूछा, मैं कैसे सहयोग कर सकता हूं? वे बोले, हमारा मतलब है आपकी टांग का सहयोग चाहिए। मैंने आश्चर्य से कहा, मेरी टांग? अरे भाई, मैं हूं तो मेरी टांग है। उन्होंने कहा, नहीं, टांग टूटने से उसका अलग व्यक्तित्व हो गया है, बल्कि टूटी टांग ने राष्ट्रीय जीवन में आपको महत्वपूर्ण बना दिया है। हमें अनुमति दीजिए कि हम प्रचार कर दें कि कांग्रेसियों ने आपकी टांग तोड़ दी। इससे सारे देश में कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण बनेगा। मैंने जवाब दिया, मैं ये झूठा प्रचार नहीं करना चाहता। एक ने कहा, जरा सोचिए, देश के लिए, जनतंत्र के लिए। दूसरे ने कहा, मानव अधिकारों के हेतु, मानव गरिमा के लिए। आखिर आप समाज चेता लेखक हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे मेरी टांग की चिंता थी। मैं किसी को शब्द से भी टांग छूने नहीं देना चाहता था। शाम को कांग्रेस के 2-3 लोग आ गए। उन्होंने भी मेरी टांग की जांच की और कहा, इससे अपना काम बन जाएगा। मैंने पूछा, बात क्या है? उन्होंने कहा, आपको क्या समझाना, आप स्वयं प्रबुद्ध हैं। इस समय देश का भविष्य संकट में है। यदि जनता पार्टी जीत गई तो देश खंड खंड हो जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे। जनता पार्टी में शामिल दल घोर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर देंगे। वे इस देश को अमेरिका के पास गिरवी रख देंगे। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, आपको कुछ नहीं करना है, करना हमें ही है। कांग्रेस खुद ही सब करती है। 30 सालों से, यहां तक कि हम हारते भी हैं तो दूसरे से नहीं, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। आप हमें इतनी छूट दे दें कि हम ये प्रचार कर सकें कि जनता पार्टी के लोगों ने आपकी टांग तोड़ दी है। इससे जनता इस पार्टी के खिलाफ हो जाएगी। मैंने उनसे भी कहा, मैं अपनी टांग के बारे में ये झूठा प्रचार नहीं होने दूंगा। एक ने कहा, इस देश के लिए। दूसरे ने कहा, सशक्त केंद्र के लिए। तीसरे ने कहा, प्रगतिशील नीतियों के लिए। मैं राजी नहीं हुआ। दूसरे दिन जनता पार्टी वाले फिर आ गए। उन्होंने छूटते ही पूछा, आखिर आपका रेट क्या है? मैंने क्रोध से कहा, मैं क्या रंडी हूं कि मेरा रेट होगा? उन्होंने कहा, हमारा मतलब है कि अपनी टूटी टांग के उपयोग के लिए आप क्या लेंगे? 500 काफी होंगे? मैंने उन्हें डांटा। वे जाते जाते कह गए, आपको हमसे असहयोग का फल भोगना पड़ेगा। आपको इस सरकार ने इलाज के लिए रुपए दिए थे। हमारी सरकार बनने पर हम इसकी जांच करवाएंगे और सारा पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कांग्रेसी फिर आ गए। कहने लगे, बड़े शर्म की बात है, आप प्रगतिशील बनते हैं मगर 500 रुपयों में अपने को प्रतिक्रियावादियों को बेच दिया। पैसा ही चाहिए था तो हमसे 1000 ले लीजिए।
अभी हमारी सरकार ने आपको काफी रुपए इलाज के लिए दिए, मगर आप इतने एहसान फरामोश हैं कि हमारे ही खिलाफ हो गए। मैंने कहा, मैं नहीं बिका, मैंने जनता पार्टी की बात नहीं मानी, मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। मेरी टांग किसी का चुनाव पोस्टर नहीं बन सकती। इतने में जनता पार्टी वाले फिर आ गए। उन्हें देख कांग्रेसी चिल्लाए, आ गए आप लोग परसाई जी को 500 रुपये में खरीदने के लिए। जनता वालों ने कहा, 500? इस 2 कौड़ी के लेखक को हम 500 देंगे? तुम ही उसे 1000 में खरीदने आए हो। कांग्रेसियों ने कहा, अरे 1000 रुपये हम इस कूड़ा लेखक को देंगे। अब दोनों पार्टी वालों में लड़ाई शुरू हो गई। पहले वे एक दूसरे के साले बने। इस रिश्ते के कायम होने से मुझे विश्वास हो गया कि देश में मिली जुली स्थायी सरकार बन जाएगी। फिर कुछ मादर वगैरह हुआ। इससे लैंगिक नैतिकता में एक मानदंड स्थापित हुआ। फिर मारपीट हुई। मैंने कहा, आप दोनों का काम बिना पैसे खर्च किए हो गया। अब मेरी टांग की जरूरत आपको नहीं है। आपके अपने सिर फूटे हैं और नाक में से खून बह रहा है। अब प्रचार कीजिए, जनतंत्र के लिए, देश के लिए। मैं गवाह बनने को तैयार हूं। असहमत। ये सिर्फ 2 आदमियों की बातचीत है। भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ, सुना तो। छंब में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए ये जरूरी है। खाक जरूरी है, जहां वे लड़े वहां लड़ना चाहिए या हर कहीं घुसना चाहिए। हाँ, उधर नहीं बढ़ना था। मगर मैं कहता हूं, क्यों नहीं बढ़ना था? उधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तुम्हारे बाप रोक सकते हैं उन्हें। फिर तो उधर बढ़ना ही ठीक हुआ। ठीक हुआ? ठीक हुआ? कुछ समझते भी हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। हाँ जी, ये तो हमला जैसा ही हो गया। मगर मैं कहता हूं, जो इसे हमला कहता है वह बेवकूफ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए बढ़े हैं। इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई हुआ। मगर सुरक्षात्मक कार्रवाई कहकर तुम दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हुआ है वह सबको दिख रहा है। हाँ, विल्सन ने तो ऐसा कुछ कहा भी है। तुम विल्सन के कहने की परवाह क्यों करते हो? जो तुम्हें सही दिखे करो। बिल्कुल ठीक है, जो देश के हित में हो वही हमें करना चाहिए। देश हित की बात करते हो? देश हित कोई समझता भी है? सिर्फ देश हित देखोगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? ठीक कहते हो, आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना भी जरूरी है। मगर मैं कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय रुख ही देखते होगे या देश के भले की भी कुछ सोचोगे? अंतर्राष्ट्रीयता की धुन में ही तो तुम लोगों ने देश को घारत में डाल रखा है। इस बातचीत में जो लगातार सहमत होने की कोशिश करता रहा वह मैं हूं। मैं उससे बहस नहीं करता, मतभेद जाहिर नहीं करता, सिर्फ सहमत होना चाहता हूं। पर वह सहमत होने नहीं देता। वह कभी किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई सहमत होने लगता है तो वह झट से असहमति पर पहुंच जाता है। सहमति से भी वह नाराज होता है और असहमति से भी। पर असहमति का विस्फोट बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मैं सहमत होते होते निकल जाता हूं, जैसे आंधी आने पर आदमी जमीन पर लेट जाए। उसने मेरी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं बोला, दूसरी तरफ देखने लगा। वह खिसियाया, कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है। खीजा, कैसे बेईमान लोग हैं। क्रोधित हुआ, सबको देखूंगा। तना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ढीला हुआ, कैसा दुर्भाग्य है। दुखी हुआ, ऐसों की चलती है, मेरी नहीं चलती। मन में फिर तनाव आया। वह उंगलियों के कटाव गिनता हुआ जल्दी जल्दी चला गया। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं सही हूं। ये एहसास बहुत दुख देता है। इस एहसास में आगे की अपेक्षा होती है कि मुझे सही होने का श्रेय मिले, मान्यता मिले, कीमत भी मिले। दुनिया को इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वह किसी कोने में बैठे उस आदमी को मान्यता देती जाए जो सिर्फ अपने को हमेशा सही मानता है
उसकी अवहेलना होती है। अब सही आदमी क्या करे? वह सबसे नफरत करता है, खींचा रहता है, दुख भरे तनाव में दिन गुजारता है। इसकी दुनिया से इसी तरह की लड़ाई है। पर वह मुझसे ही क्यों उलझता है? हर बार मुझे ही गलत क्यों सिद्ध करता है? बात यह है कि पूरी दुनिया से एक साथ लड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं और करोड़ों लड़ने वाले हैं, मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते। सिपाही से सिपाही लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है। उन कुछ लोगों को जिनसे उसकी अक्सर भेंट होती है, उसने दुनिया का प्रतिनिधि मान लिया है। इनमें भी सबसे ज्यादा मुलाकात मुझसे होती है, इसलिए इन कुछ का प्रतिनिधि मैं हुआ। इस तरह दुनिया का प्रतिनिधि मैं बन गया। मुझे गलत बताता है तो दुनिया गलत होती है, मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है, मुझ पर नाराज होता है तो दुनिया पर नाराजगी जाहिर होती है। मैं दबता हूं तो दुनिया को दबा देने का सुख उसे मिलता है। सारी दुनिया की तरफ से इस मोर्चे पर मैं खड़ा हूं और पिट रहा हूं। वह मुझसे नफरत करता है, मगर मुझे ढूंढता है। कुछ दिन नहीं मिलूं तो वह परेशान होता है। जिससे नफरत है, उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती। मुझसे मिलकर, मुझे गलत बताकर, मुझ पर खींचकर और मुझे दबाकर जो सुख उसे मिलता है, उसके लिए वह मुझे तलाशता है। विश्व विजय के गौरव और संतोष के लिए योद्धा दुनिया भर की खाक छानते थे। वह कुल 4-5 मील सड़कों पर मुझे खोजता है, तो दुनिया को जीतने के लिए कोई ज्यादा नहीं चलता। अगर सारी दुनिया गलत और वह सही है, तो मैं गलत हूं और वह सही है। मैं पहले उससे असहमत भी हो जाता था, तब वह भयंकर रूप से फूट पड़ता था। उसे गलत मानने जाने पर गुस्सा आता था। वह लड़ बैठता था, गाली गलौज पर आ जाता था। मैंने सहमत होने की नीति अपनाई। मैं सहमत होता हूं तो वह सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं और दुनिया दोनों ही सही हो? दुनिया सही हो ही नहीं सकती। वह झट से ठीक उल्टी बात कहकर असहमत हो जाता है। तब वह एकमात्र सही आदमी और दुनिया गलत हो जाती है। मैं फिर सहमत हो जाता हूं तो वह फिर उस बात पर आ जाता है जिसे वह खुद काट चुका है। बहुत भ्रष्टाचार फैला है। हाँ, बहुत फैला है। लोग हल्ला ज्यादा मचाते हैं। इतना भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो सब सियार हैं। एक ने कहा भ्रष्टाचार तो सब कोरस में चिल्लाने लगे भ्रष्टाचार। मुझे भी लगता है लोग भ्रष्टाचार का हल्ला ज्यादा उड़ाते हैं, मगर बिना कारण लोग हल्ला नहीं मचाएंगे जी। होगा तभी तो हल्ला करते हैं, लोग पागल थोड़े ही हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो हैं। सरकारी कर्मचारी को क्यों दोष देते हो? उन्हें तो हम तुम ही भ्रष्ट करते हैं। हाँ, जनता खुद घूस देती है तो वे लेते हैं। जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठूंसती है? वे भ्रष्ट ना हो तो जनता क्यों दे? कोई घटना होती है तो वह उसके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है और उससे उसका उल्टा दृष्टिकोण पहले ही मन में हमारे ऊपर मढ़ देता है। फिर वह हमसे उस आरोपित दृष्टिकोण के लिए नफरत करता है। नफरत इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वह उस घटना के लिए जिम्मेदार भी हमें मान लेता है। चीन ने भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो उसे लगा जैसे अल्टीमेटम हमने दिया हो। बस्तर में आदिवासियों पर गोली हमने ही चलाई। रोडेशिया में गोरी तानाशाही कायम हो गई तो उसे लगा जैसे हमने ही इयान स्मिथ की सरकार बनवा दी हो। वियतनाम पर अमेरिकी बमबारी फिर शुरू हो गई तो उसने मान लिया कि हमने ही बम वर्षा का हुक्म दिया है। कुछ दिन वह खूब भन्नाता रहा, मिला नहीं। एक दिन वह मिल गया। ऐसे मिला जैसे युद्ध अपराधियों से मिल रहा हो। मिलते ही फूट पड़ा, तुम्हारे अमेरिका ने फिर बम बरसाना शुरू कर दिया है। उसने हमें ऐसे देखा जैसे पुलिस हत्यारे को देखती है। हमने कहा, ये बहुत बुरा किया, इससे क्रांति की आशा फिर नष्ट हो गई। वह एक क्षण को सहम गया। वह कई दिनों से
हमें बमबारी का समर्थक मानकर हमसे नफरत कर रहा था, मगर हम तो बमबारी की निंदा कर रहे थे। अब वह क्या रुख अपनाए? उसे संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी। खींच कर बोला, शांति? व्हाट डू यू मीन बाय शांति? ये शब्द झूठा है। सब साले शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हम चुप। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने साफ रुख अपना लिया। कह दिया, बुरा किया। क्या बुरा किया? उत्तर से दक्षिण में फौज आती है, चीनी हथियार आते हैं, उसके ठिकानों पर बम गिराए बिना कैसे काम चलेगा? इस दृष्टि से तो बमबारी ठीक मालूम होती है। क्यों ठीक है? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है, ये कहते शर्म आनी चाहिए। हाँ, नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिराना चाहिए। मैं कहता हूं कहीं भी क्यों गिराना चाहिए? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? यह उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक कहते हो, एशिया में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मगर बहुत से बेवकूफ इस नारे को बिना समझे लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इधर चीन बैठा है जो सबको निगल जाएगा। हम चुप हो गए। वह कुछ भुनभुनाता रहा, फिर झटके से उठा और उंगलियों के कटाव गिनता हुआ फुर्ती से चला गया। गोरे और सुडौल इस जवान के कपाल पर 3 रेखाएं खिंची रहती हैं। हमेशा तनाव में रहता है। नौकरी उसकी साधारण है। एक कॉलेज में पढ़ाता है। कॉलेज से नफरत करता है। लौटता है तो जैसे पाप करके लौट रहा हो। प्रिंसिपल से, साथियों से, विद्यार्थियों से नफरत करता है। बगीचे में खिले फूलों से भी उसे नफरत है। मकान मालिक से इसलिए नाराज है कि मकान उसका है। नगर पालिका से सड़क के लिए नाराज है, नाले से मच्छरों के लिए नाराज है। दुनिया से क्यों नाराज है, ये ठीक वही जानता होगा। मैं अंदाज ही लगा सकता हूं। शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली होगी। बहुत से नौजवान मौजूदा हालात के संदर्भ में महत्वाकांक्षा नहीं बनाते, वह अनुपात से ज्यादा हो जाती है। बहुत से तो अपने पिता के जमाने के संदर्भ में महत्वाकांक्षा बना लेते हैं। पिता के जमाने में हर एमए पास प्रोफेसर हो जाता था, अब नहीं होता, मगर उस संदर्भ में जो एमए होकर प्रोफेसर बनने का तय कर लेता है, वह अक्सर निराश होता है। महत्वाकांक्षा के कारण वह स्कूल की नौकरी भी नहीं करता, बेकार रहता है, घुटता है। इस आदमी ने भी जवानी के शुरू में तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। इस हिसाब से कहीं वह गड़बड़ कर गया। उसने योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा नहीं बनाई। अपने मूल्य निर्धारण में वह ज्यादा ही उदार हो गया। उसने शुरू में ही विशिष्टता से अपने को मंडित कर लिया। साधारण से विशिष्ट बनने की जरूरत उसने नहीं समझी। उसने मौजूदा जमाने की स्पर्धा, पक्षपात और चतुरता को भी नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तब इस घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। उसने मान लिया कि दुनिया ने उसकी कीमत नहीं दी, उसके साथ अन्याय किया और सिर्फ उसी के साथ। वह आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ देखता और सबसे नफरत करता है। उसका व्यक्तित्व टूटता है। वह उसे जैसे तैसे समेटकर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा होता है। स्थायी असहमति उसका अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न है। इससे वह विशिष्ट बने रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विशिष्ट हुए बिना वह जी नहीं सकता। एक बार ही मैंने उसे सहमत होते पाया है। उसने केंद्रीय सरकार में किसी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया था। वह उसे नहीं मिली। मुझे मिला तो मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं मिली। मैं डर रहा था कि कहीं इसने इसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार न मान लिया हो, पर उसकी आंखों में ऐसा आरोप भाव नहीं था। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा, आजकल पक्षपात बहुत चलता है। वह सहमत हो गया। बोला, ठीक कहते हो, ऊपर के लोग अपनों को अच्छी जगह फिट करते हैं और योग्य आदमियों की अवहेलना होती है। हाँ, और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं। तभी तो सब जगह स्तर गिर रहा है। अरे भाई, स्तर तो कुछ रहा ही नहीं। पता नहीं कब तक ये अंधेर चलेगा। मैं भी यही सोचता हूं कि आखिर ऐसा कब तक। सहमति के
इस दुर्लभ क्षण को मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए इससे पहले कि वह किसी बात पर असहमत हो उठे, मैं चल दिया। वह भी मुड़ा, मगर वह उंगलियों के कटाव नहीं गिन रहा था। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई के लिखे कुछ लेख व कहानियां। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, मित्र और परिवारजनों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।